तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 4 सितंबर का करंट अफेयर। फ्रेंड्स, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर की PDF भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर डेली करंट अफेयर की PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। फ्रेंड्स, टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन देना हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा फ्रेंड्स। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। और इम्पोर्टेंट एक सूचना और है कि फ्रेंड्स, ऑल रामसर साइट्स 85 रामसर साइट्स हैं। समस्त रामसर साइट्स की वीडियो में लेकर के आ गया हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ट्रेंडिंग करंट अफेयर मैंने इसमें कवर किया फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट IMP हो जाती है रामसर साइट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ वरुण अभ्यास के 22वें संस्करण में भाग लिया है। तो भारतीय नौसेना ने फ्रेंड्स हाल ही में किस देश के साथ कौन सा अभ्यास, वरुण अभ्यास के 22वें संस्करण में भाग लिया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। फ्रेंड्स, प्रमुख अभ्यास की भी वीडियो में बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वेरी वेरी मोस्ट IMP हो जाती है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच आपसी सहयोग, तालमेल और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। इसका 22वां संस्करण 2024 में आयोजित हो रहा है। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में हो रहा है फ्रेंड्स, जो वैश्विक व्यापार मार्गों और रणनीति स्थलों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास में उन्नत युद्धक रणनीतियों का आदान प्रदान किया जाएगा, जिसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध, समुद्री गश्त, हवाई संचालन और युद्धक जहाज़ों के बीच सामरिक समन्वय शामिल है। यह अभ्यास इस समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो विश्व बाधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है। तो विश्व बाधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है फ्रेंड्स। तो ये जीता है फ्रेंड्स अनुया प्रसाद ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा इसका। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो अनुया प्रसाद ने विश्व बाधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। यह चैंपियनशिप विशेष रूप से दिव्यांग मतलब बाधिर खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाती है और इसमें निशानेबाजी के विभिन्न स्पर्धाएं होती है। अनुया प्रसाद ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और निशानेबाजी कौशल के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल की है। इस जीत से फ्रेंड्स न केवल अनुया की व्यक्तिगत सफलता को मान्यता मिली है, बल्कि यह भारतीय दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। इस उपलब्धि ने भारत के दिव्यांग खेलों में एक नई उम्मीद की किरण जगाई है और यह बात का प्रमाण है इसका कि कई मेहनत और समर्पण से किसी भी प्रकार की शारीरिक बाधा को पार किया जा सकता है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। तो पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा लखनऊ के स्थान पर किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल अगर हम जाने तो संयुक्त कमांडर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण सैन्य आयोजक है, जिसमें देश के 3 सशस्त्र बलों सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेते हैं। इस सम्मेलन में वरिष्ठ सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है और आगामी रणनीतियों की योजना बनाई जाती है। लखनऊ में इसका आयोजन किया जाना है एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये पहली बार है जब इस प्रकार का सम्मेलन दिल्ली के बाहर आयोजन किया जा रहा है।
इससे यह भी स्पष्ट होता है फ्रेंड्स कि सरकार और सेना विभिन्न क्षेत्रों में सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए सैन्य निर्णय ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो सशस्त्र बलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और देश की रक्षा रणनीतियों को और अधिक मजबूत बनाना है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में इंडियन ऑयल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त पदभार किससे सौंपा गया है? तो इंडियन ऑयल के अध्यक्ष के पद का फ्रेंड्स अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा वी सतीश कुमार। वी सतीश कुमार को इंडियन ऑयल के अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त कार्यभार के सौंपा गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में अगर हम डिटेल जाने तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी है और इसके अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार वी सतीश कुमार को सौंपा गया है। वी सतीश कुमार इस पद के लिए पहले से ही कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं फ्रेंड्स और उन्हें इंडियन ऑयल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति कंपनी की विकास और संचालन क्षमताओं को बनाए रखने के लिए की गई है। उनके नेतृत्व में इंडियन ऑयल से उम्मीद की जाती है कि वह ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा के प्रचार और पेट्रोलियम उत्पाद के वितरण श्रृंखला में सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। वर्तमान में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस पद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने हाल ही में अपना नया परिसर किस स्थान पर खोला है? तो फ्रेंड्स भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है दिल्ली ने हाल ही में अपना नया परिसर किस स्थान पर खोला है फ्रेंड्स? आईआईटी दिल्ली फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग। तो आईआईटी दिल्ली ने फ्रेंड्स हाल ही में अपना नया परिसर किस स्थान पर खोला है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा अबू धाबी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में अपना नया अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है जो भारतीय उच्च शिक्षा के वैश्विक विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आईआईटी दिल्ली का पहला विदेशी परिसर है और इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा और तकनीकी उत्कृष्टता को वैश्विक मंच पर स्थापित करना है। इस परिसर में फ्रेंड्स अत्याधुनिक सुविधाएं, शोध प्रयोगशालाएं और अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं उपलब्ध हैं जो छात्रों और शोधकर्ताओं को एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान करेंगे। अबू धाबी में इस प्रकार का संस्थान स्थापित करना भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देगा। यह कदम भारतीय छात्रों के लिए नए अवसर के द्वार खोलेगा और उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? तो फ्रेंड्स एंटी रेप बिल फ्रेंड्स किस राज्य की विधानसभा में बिल पास हुआ है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? पश्चिम बंगाल की राज्य विधानसभा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा ने हाल ही में एंटी रेप बिल पास किया है जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों पर सख्त नियंत्रण और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इस बिल में यौन अपराधियों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान किया गया है और यह महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। पश्चिम बंगाल में हाल ही के समय में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के चलते इस प्रकार के कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस बिल के तहत तेज गति से न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतों का भी गठन किया जाएगा। यह कानून महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसे फ्रेंड्स लागू करने से राज्य में महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी आने की उम्मीद की जा रही है। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की है? तो ई कैबिनेट प्रणाली मीन्स पेपरलेस फ्रेंड्स। तो परिषद ने तो कागज रहित बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू किस राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो अगर हम
आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली लागू की है, जिसके तहत राज्य की कैबिनेट बैठकों की पूरी तरह से कागज रहित बनाया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से सभी दस्तावेज, प्रस्ताव और जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाती है, जिससे न केवल कागज की बचत होगी बल्कि काम में भी तेजी आएगी। इस फ्रेंड्स पहल का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए किया गया है। इसको उनका मुख्य उद्देश्य ये है। ई कैबिनेट प्रणाली पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे कागज की खपत में कमी आएगी और आंध्र प्रदेश इस प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिससे अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिलेगी। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो अगर हम हाल ही में नई दिल्ली में किस शिविर का आयोजन हो रहा है, तो करंटली में नई दिल्ली में फ्रेंड्स किस शिविर का आयोजन हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा क्या होगा, वो होगा राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल जाने फ्रेंड्स, तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का 12 दिवसीय थल सैनिक शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से हजारों कैडेट्स भाग ले रहे हैं। इस शिविर का उद्देश्य क्या है, तो कैडेट्स को अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति के गुणों से सुसज्जित करना है। शिविर में विभिन्न सैन्य गतिविधियां जैसे ड्रिल, फायरिंग, शस्त्र संचालन और शारीरिक प्रशिक्षण शामिल है। यह शिविर एनसीसी के लिए एक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है, जिसमें कैडेट्स को वास्तविक सैन्य अनुभव मिलता है और वे भविष्य में सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस शिविर के माध्यम से देश के युवा को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो आईसीसी की चेतावनी के बावजूद किस देश के राष्ट्रपति ने मंगोलिया की यात्रा की है, तो आईसीसी की चेतावनी के बावजूद किस देश के राष्ट्रपति ने फ्रेंड्स मंगोलिया की यात्रा की है, तो फ्रेंड्स रूस इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। के बारे में थोड़ा अगर हम डिटेल जाने तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी की चेतावनी के बावजूद मंगोलिया की यात्रा की है। आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मंगोलिया की यात्रा की। यह यात्रा रूस और मंगोलिया के बीच बढ़ते संबंधों और सहयोगों का प्रतीक है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि यह आईसीसी के अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर सवाल उठाता है। रूस के इस कदम से पश्चिमी देशों के साथ उसके संबंधों में और तनाव आ सकता है, जबकि मंगोलिया के साथ उसके सामरिक और आर्थिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाल ही में किस राज्य में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई है, तो किस राज्य में फ्रेंड्स वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय संस्कृति, ज्ञान और वेदों की समृद्ध धरोहर को सजीव रूप में प्रदर्शित करना है। इस संग्रहालय में अत्याधुनिक 3D तकनीक का उपयोग करके वैदिक सभ्यता, वेदों की उत्पत्ति और प्राचीन भारतीय ज्ञान को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। वाराणसी, जो भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी मानी जाती है, में इस संग्रहालय का निर्माण राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना धार्मिक पर्यटकों को भी बढ़ावा देगी। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में भारत बायोटेक ने किस बीमारी की मौखिक वैक्सीन लॉन्च की है, तो भारत बायोटेक ने करंटली में किस बीमारी की मौखिक वैक्सीन फ्रेंड्स लॉन्च की है परीक्षण के बाद, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा हैजा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फ्रेंड्स सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल जाने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के लोगों को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के योगदान और बलिदानों के प्रति जागरूक करना है। इस उत्सव के माध्यम से युवाओं को देशभक्ति की भावना से प्रेरित किया जाता है और उन्हें सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सशस्त्र बलों का यह उत्सव विभिन्न प्रदर्शनी, परेड और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को भारतीय सैन्य बलों की वीरता और देश सेवा की भावना को सजीव रूप में प्रस्तुत करता है। यह आयोजन राज्य की जनता और सशस्त्र बलों के बीच एक सेतु का काम करता है, जिससे उन्हें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व महसूस होता है। फ्रेंड्स, अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें अगर हम तो भारतीय नौसेना के जहाज INS तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा स्पेन की नौसेना के साथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो भारतीय नौसेना के जहाज INS तबर ने हाल ही में स्पेन की नौसेना जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देना है। इसके तहत फ्रेंड्स द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री सुरक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध और समुद्री निगरानी जैसे क्षेत्रों में सामरिक समन्वय को मजबूत करते हैं। INS तबर भारतीय नौसेना का एक प्रमुख युद्धपोत है फ्रेंड्स, और इस अभ्यास में उसकी भागीदारी से भारतीय नौसेना की वैश्विक रणनीतिक स्थिति और अधिक मजबूत होती है। यह अभ्यास न केवल भारत और स्पेन के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देता है, बल्कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम हमारा देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फ्रेंड्स हाल ही में किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल जाने तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात राज्य के सनंद में एक सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी है। यह भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है और देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। फ्रेंड्स, यह संयंत्र देश के इलेक्ट्रॉनिक और IT उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम होगा। सेमीकंडक्टर संयंत्र का निर्माण भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की दिशा में आगे बढ़ाएगा और डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश को और अधिक सशक्त बनाएगा। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे होगा होमवर्क के लिए। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर ईमानदारी से किसी वैकेंसी की तैयारी सच में कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो, कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। वीडियो का कंटेंट, क्वालिटी और आपके दीपक सर की मेहनत पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। तो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स होमवर्क के लिए क्वेश्चन ये होगा कि हाल ही में कौन सा दिन गगनचुंबी इमारत दिवस के रूप में मनाया जा गया है? फ्रेंड्स, ये आपके 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।